नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर के आंसर की, और आज का अपना पेपर था 26वां, जिसके आंसर की भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आंसर की सॉल्व करने से पहले बात कर लेते हैं एनालिसिस की। तो अभी तक 104 कैंडिडेट ने टेस्ट दिया है, जिसमें से 100% 0, 90% वाले 5 कैंडिडेट है एंड 80% वाले 15 कैंडिडेट है, एंड जो 70% वाले हैं वो 20 कैंडिडेट अभी तक मिले हैं। बाकी और कोई रिजल्ट मतलब जो टेस्ट वगैरह दे रहे हैं उनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा साथ में। तो ये जो 5 कैंडिडेट हैं, इनमें से 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 100 में से 100% दिए जाते हैं। इनको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। बाय मिस्टेकन एक क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऑप्शन बी करना था, लेकिन सी हो गया टाइपिंग की वजह से। तो वहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी लिखा है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी, जिसमें उनको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाते हैं, यानी कि उनको 100% मिलने वाले हैं। बात करते हैं आज की इस पेपर की आंसर की, और 2 क्वेश्चंस लास्ट में अपन वो सॉल्व करेंगे जो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दिए हुए हैं, चैनल के अंदर दिए हुए हैं। तो आज हम 10 की जगह कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 12 क्वेश्चन। चलिए फटाफट से इस पेपर की आंसर की को सॉल्व कर लेते हैं। ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, तो प्राइवेसी को देखते हुए इसकी जो जानकारी है वो हम लीक नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कौन से साइन नहीं है? देखिए नेजल फ्लेयरिंग बिल्कुल होता है, चेंजिंग पोस्चर टू इजी ब्रीथिंग ये भी होता है, नेक्स्ट साइनोसिस ये भी होता है। तो ये तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन है, लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं है। तो देखिए स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंस, होमान साइन डीवीटी का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका साइन नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन से नहीं है? 4 एंड 5, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब है। यही वो क्वेश्चन है जिसमें बी ऑप्शन को सही राइट मतलब राइट आंसर करना था, बट बाय मिस्टेकनली सी ऑप्शन टच होने की वजह से सी ऑप्शन जो है वो राइट हो गया था। तो यहाँ पे जिन्होंने बी ऑप्शन किया है उनको सभी को बोनस अंक दिया जाता है। बाकी जो 90% वाले हैं 3 कैंडिडेट, जिनमें 3 कैंडिडेट ने बी ऑप्शन लिखा है, उनको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द करेक्ट डोजेज ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन को कैलकुलेट करने का करेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है। पहला है डी अपॉन ए इंटू प्लस क्यू, नेक्स्ट डी अपॉन ए इंटू क्यू, नेक्स्ट ए अपॉन डी इंटू क्यू, नेक्स्ट ए अपॉन डी माइनस क्यू। डी ए और क्यू है क्या? डी का मतलब है डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज इंटू क्वांटिटी। ये होता है आपका ओरिजिनल जो है फॉर्मूला मेडिकेशन को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा, जिससे कि यहाँ पे इस स्टूडेंट का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is the correct phase order of the body adaptation to stress is। बॉडी का जो अडेप्टेशन होता है स्ट्रेस के प्रति, उनकी कुछ जो फेजेज होती है, अलग अलग फेजेज में बॉडी का अडेप्टेशन होता है स्ट्रेस के प्रति, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो फेजेज के नाम आपके सामने हैं, एक्सक्यूजन, नेक्स्ट अलार्म, नेक्स्ट रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले अलार्म स्टेज होगी, उसके बाद में रेसिस्टेंस स्टेज होगी, उसके बाद में एक्सक्यूजन स्टेज होगी। तो सबसे पहले 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1, जहां पर आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब 2 3 1, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट जवाब है, और इस स्टूडेंट का भी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आर द स्कोर इन एंड टाइम एग्जाम। यहाँ पे कुछ एंड टाइम एग्जाम का रिजल्ट आप लोगों को दिया हुआ है, 10 कैंडिडेट का ये रिजल्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस स्कोर। ये जो स्कोर है इसमें से आपको मीन बताना है। तो आपने 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं क्लास में भी पढ़ रखा है अच्छे से, फिर भी आपने स्टेटिक्स के अंदर नर्सिंग में और पढ़ा है। तो सबसे पहले तो आपको मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए जो सम ऑफ टर्म्स का मतलब यहाँ पे जो स्कोर दिया हुआ है इन सभी को आपको ऐड करते जाना है 1 बाय 1 करके। 10 से जो 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का आपको प्लस कर लेना है सारे स्कोर को, एंड नीचे नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये 10 स्टूडेंट का स्कोर है, तो वो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10। देखिए यहाँ पे 780 आपके पास में आ जाएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट आप जरूर करके देखना। एंड 10 स्टूडेंट का है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 78, यानी 78 क्या आ जाएगा आपका? मेन। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज ए हाई रिस्क फैक्टर दैट माइट अफेक्ट वर्कर्स इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको कौन कौन सी बीमारियों की या फिर कौन कौन सी कंडीशंस के हाई रिस्क रहते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रॉमेटिक इंजरी, बिल्कुल ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट एलर्जिक डिजीज, वो काफ़ी लंबे समय तक जो है डस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं, तो इनको एलर्जिक डिजीज भी हो सकती है। अब डस्ट के कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या इनके फेफड़े काम कर पाएंगे? प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, तो चेस्ट डिजीज भी इनको हो सकती है। माल न्यूट्रिशन इनको होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा क्या? ट्रॉमेटिक इंजरी होगी, एलर्जिक डिजीज होगी एंड चेस्ट डिजीज होगी। 1 2 3 यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 साइन इंडिकेटिंग ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला एट बर्थ आर। देखिए एट बर्थ पे अगर TEF किसी बच्चे को होता है, ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला अगर बनता है, तो कौन कौन से वो 3 साइन देखने को मिलते हैं, जिनको 3C के नाम से जाना जाता है। बहुत बार 3C के नाम से ये सवाल पूछा जा चुका है। पहला साइनोसिस कफिंग चोकिंग, नेक्स्ट है साइनोसिस कफिंग एंड वॉमिटिंग, नेक्स्ट है कफिंग चेस्ट रिट्रैक्शंस एंड चेस्ट पेन, नेक्स्ट है चोकिंग कफिंग एंड डिस्निया। तो देखिए जो 3C है उसका मतलब है साइनोसिस कफिंग एंड चोकिंग। बाकी यहाँ पे वॉमिटिंग ऐड करके इस ऑप्शन को खराब कर दिया, यहाँ पे डिस्निया ऐड करके ये ऑप्शन भी आपका खराब हो गया, ये तो ऑलरेडी खराब है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो गलत है, एक ऑप्शन जो सही है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, इस स्टूडेंट का सही जवाब है। वैसे इस स्टूडेंट के सारे जवाब ही सही है। तो ये जो भी है 3 कैंडिडेट है जिनके सारे के सारे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इंक्लूड है नहीं है, यानी कि पेल्विक कैविटी में वो नहीं आते हैं। पहला ट्रांसवर्स कोलोन, तो एक तो यही है जो पेल्विक कैविटी में नहीं आता है। यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में होता है। फैलोपियन ट्यूब भी पेल्विक कैविटी में होती है। रेक्टम भी पेल्विक कैविटी में होता है। स्टोमक एंड ट्रांसवर्स कोलोन, ये 2 ऐसे ऑर्गन है जो पेल्विक कैविटी में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, 1 और 5 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th number question, applying the same rating scale twice to the same population to determine if the results are similar is the method to check that। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, रिसर्च का क्वेश्चन है कि आप सेम पॉपुलेशन पे सेम रेटिंग स्केल से 2 बार आप उनको चेक करके डिटरमाइन कर रहे हैं। जो भी स्केल है आपके पास में, जो भी स्कोर है वो आप चेक कर रहे हैं, मतलब आप 2 बार क्यों कर रहे हैं, सिमिलर रिजल्ट आपको मिल रहा है तो दूसरी बार आपने क्यों चेक किया। मतलब एक बार आपने चेक कर लिया एक सेम रेटिंग स्केल से, फिर आप उसके बाद में वापस से सेम पॉपुलेशन पे अगर उसी स्केल से आप स्कोर चेक कर रहे हैं और सिमिलर मिल रहा है, मतलब आप इस मेथड से क्या चेक करना चाहते हैं। पहला है रिलायबिलिटी, नेक्स्ट है फिजिबिलिटी, नेक्स्ट है वैलिडिटी, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए आप ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब एक ही रेटिंग स्केल से 2 बार सेम पॉपुलेशन से आप जो भी स्कोर है वो आप ऑब्टेन कर रहे हैं, तो रिलायबिलिटी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारी सेशन का, उसके बाद अपन लास्ट में 2 क्वेश्चन वो भी सॉल्व करेंगे जो आज आप लोगों को पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेंटल इलनेस में जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसके अंदर सभी इंक्लूड है, किन किन को छोड़कर कौन से सेकेंडरी प्रिवेंशन के पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, तो अर्ली स्क्रीनिंग अर्ली ट्रीटमेंट ये अपन पढ़ते आए हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन, ये आपका टर्सरी प्रिवेंशन का है। तीसरा यहाँ पे चौथा है आपका क्राइसिस स्टेबिलाइजेशन, ये भी आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, ये आपका है प्राइमरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पे एक PP एक TP, तो यहाँ पे 3 और जो 5 है, यानी कि आपका ऑप्शन जो C है वो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ये यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी 3 ऑप्शंस आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारी सेशन का, उसके बाद अपन वो 2 क्वेश्चंस चेक करेंगे क्या है और क्या उनका सही जवाब होना था। देखिए यहाँ पे, व्हेन ईच इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज। तो देखिए यहाँ पे आप जो भी पॉपुलेशन है उनमें सभी लोगों को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सेम इंडिविजुअल्स जो भी है पॉपुलेशन से उनको, तो ये जो फिनोमिनन है इस टर्म को क्या कहेंगे। पहला है सैम्पलिंग फ्रेम, नेक्स्ट सैम्पलिंग, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेक्स्ट है रेंडमाइजेशन। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ईच इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब ये रेंडमाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। ये जो फिनोमिनन है ये रेंडमाइजेशन को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा और इस स्टूडेंट ने सही जवाब लिखा है। अब अपन बढ़ते हैं वो 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं साथ ही साथ जो आपको आज हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाए गए थे, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, ए 45-year-old man who has bladder cancer, he is given BCG vaccine, what kind of prevention is this। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, उसके बाद रेस्पॉन्स आप लोगों का दिखा देता हूँ। एक 45 साल का व्यक्ति है जिसको ब्लैडर कैंसर हुआ है, ठीक है, ब्लैडर कैंसर हुआ है और उसको BCG वैक्सीन दी जाती है अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए, अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। BCG वैक्सीन
ब्लैडर कैंसर के पेशेंट को दे रहे हैं अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि ये किस टाइप का प्रिवेंशन है, तो मैंने अभी आपके सामने क्या नाम बोला है, अर्ली ट्रीटमेंट। अभी भी अपन ने बात की है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के गलत जवाब है, लेकिन जो सॉरी यहाँ पे स्क्रीनशॉट टच हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अपन रेस्पॉन्स की बात करते हैं। देखिए प्राइमोर्डियल, देखिए यार 11% लोग, मतलब कितने लोग हैं, मतलब 36 वोट तो प्राइमोर्डियल के साथ में जा रहे हैं। क्या होगा, प्राइमोर्डियल तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है, ठीक है। प्राइमरी वाले में तो फिर भी क्या है कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है और प्राइमरी के साथ में गए हैं। प्राइमरी में 124 कैंडिडेट ने जवाब दिया है प्राइमरी प्रिवेंशन का, जो कि गलत है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा 42% जिन्होंने जवाब दिया, 137% लोगों ने ये सेकेंडरी प्रिवेंशन का टाइप है, ठीक है। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। बात मैंने आपको बता दी है, ब्लैडर कैंसर हो रखा है, 45 साल की उम्र हो चुकी है पर्सन की, और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए अगर बीसीजी वैक्सीन लगाई जा रही है, मतलब किसको इंडिकेट कर रही है, सेकेंडरी प्रिवेंशन को। और 27 लोग टर्सरी प्रिवेंशन के साथ भी जा रहे हैं। यार क्या होगा इन लोगों का, समझ नहीं आ रहा। 27 लोग गलत जवाब इधर दे रहे हैं और ये इधर दे रहे हैं। चलो फिर भी प्राइमरी वाले को तो चलो कन्फ्यूजन की वजह से इतने लोग इसमें इसके साथ में गए हैं, लेकिन ये प्राइमोर्डियल और टर्सरी के साथ में क्यों जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। भाई आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सुधारो, अपने आप को पढ़ लो कुछ, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। जवाब देना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप की जो कमियां है, देखिए इतना इजी क्वेश्चन है भाई, बीसीजी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे 45 साल का आदमी है जिसको ब्लैडर कैंसर हो रखा है, तो अर्ली ट्रीटमेंट के लिए बीसीजी वैक्सीन दिया जा रहा है, ये सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। बाकी अगर इम्यूनाइजेशन पूछे जाता है तो प्राइमरी के अंतर्गत ही जाएगा, ठीक है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो आप लोगों ने जिसका आंसर भी दिया है। देखिए यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन भी है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट मेजर्स शुड बी implemented for a child with leukemia who has had been exposed to चिकन पॉक्स। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक बच्चा है जो ल्यूकेमिया से ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, ल्यूकेमिया तो इसको ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन ये बच्चा चिकन पॉक्स के कांटेक्ट में आया है, चिकन पॉक्स के कांटेक्ट में आया है। तो बताइए यहाँ पे इस बच्चे के लिए क्या ट्रीटमेंट मेजरमेंट होगा जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन, साइक्लोवियर शुड बी स्टार्टेड ऑन एक्सपोजर, तो ये आपका जवाब नहीं होगा। नेक्स्ट है VZIG शुड बी गिवन विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। नेक्स्ट, नो ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड, ये चिकन पॉक्स के कांटेक्ट में है, ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एसाइक्लोविर जो है वो एक्सपोज हुआ है तो ये चालू कर दो, तो एसाइक्लोविर आप नहीं दे सकते। VZIG शुड बी गिवन विद द एविडेंस ऑफ डिजीज। VZIG का मतलब वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये आप कब देंगे, जब डिजीज़ के कुछ एविडेंस आपको पता लगेंगे, यानी कि डिजीज़ के कुछ साइन सिम्टम नज़र आएंगे, तब जाके आप VZIG देंगे। तो भाई ये भी नहीं है। देखिए अगर कोई बच्चा है ल्यूकेमिया का, और ल्यूकेमिया का है मतलब वो इन्फेक्शन के प्रति प्रोन है, भाई उसको जल्दी इन्फेक्शन होने के रिस्क रहेंगे, और वो चिकन पॉक्स के कांटेक्ट में आ चुका है, भाई तुरंत आपको विद इन 72 आवर्स क्या देना होगा, VZIG वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन जो है विद इन 72 आवर एक्सपोजर आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए इस जो आंसर है ऑप्शन बी, इसके साथ में कितने लोग गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे 22% लोग एसाइक्लोविर के साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं। 26% लोग जो है, यानी कि 52 कैंडिडेट ने सही जवाब दिया है, और 11 लोग जो है नो ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड, यानी कि ऑप्शन सी के साथ भी जा रहे हैं, और 46% लोग 93 यानी कैंडिडेट जो है वो ऑप्शन डी के साथ में जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ल्यूकेमिया हो रखा है पेशेंट को, और चिकन पॉक्स के कांटेक्ट में आया है, तो इसके जो साइन सिम्टम है या फिर एविडेंस ऑफ डिजीज़ है, इसको मतलब वो जब डिजीज़ के एविडेंस है वो जब तक आपको दिखाई नहीं दे, तब तक आप VZIG जो है वो एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी का कहने का मतलब यही है कि जो VZIG है वो आप कब देंगे, जब कुछ डिजीज़ के एविडेंस आपको पता चलेंगे, यानी चिकन पॉक्स के साइन सिम्टम आपको नजर आएंगे, तभी आप देंगे। तो भाई इतना लेट नहीं होना है।
साइन सिम्टम नज़र आएंगे, मतलब डिजीज़ तो उसको हो चुकी है, इससे पहले ही आप चिकन पॉक्स के कांटेक्ट में बच्चा आया है, ल्यूकेमिया का है, मतलब इन्फेक्शन के प्रति प्रॉन है, तो उसको तो इन्फेक्शन हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको विदिन 72 आवर, जैसे वो एक्सपोज हुआ है, एक्सपोजर के कांटेक्ट में आया है, विदिन 72 आवर VZIG यानी वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एडमिनिस्टर करना है। डी के साथ में कोई भी नहीं जाएगा, आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, VZIG शुड बी गिवन विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। तो ये थी आज के हमारे सेशन के 12 क्वेश्चंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आज आप लोगों के लिए इसलिए डाले थे कि मैं देखना चाहता था कि आपका कितना क्या स्किल लेवल है। तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब भी दिया है, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करके सही से जवाब दिया है, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी भी गलत जवाब दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को ESIS में भी देखने को मिलेंगे, वो भी आपका स्किल जो मेंटल एबिलिटी है वो चेक करना चाहेंगे कि कितना क्या इस बंदे ने पढ़ रखा है, वही चीज़ जो है वो चेक की जाती है आपके एग्ज़ाम के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए अच्छे से उनको पहले पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि क्या पूछना चाह रहा है, कहानी क्या है, और उसके बाद अपना जवाब दीजिए। तो ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चंस जो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। वैसे सेशन बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, तो आप लोग कंप्लीट सेशन को देखना और अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि वो भी इस सेशन को अटेंड कर सके। कल अपना लास्ट एंड फाइनल टेस्ट होगा जिसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर पूछ के वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो कल जो है क्वेश्चंस का जो आपका टेस्ट पेपर रहेगा वो लास्ट रहेगा और क्वेश्चंस की संख्या भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।